नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे एक बार फिर से। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो एनालिसिस का एक और सेशन आपके साथ लेकर मैं हाजिर हूं आपके सामने। सबसे पहले हम बात करेंगे आज की जो टॉप स्टोरीज में हम बात करेंगे हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस अमेंडमेंट बिल 2021, क्योंकि विंटर सेशन चल रहा है और विंटर सेशन के साथ काफ़ी सारे बिल धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ जो है निकाले जा रहे हैं, तो बिल्स के ऊपर बात तो बनती है। दूसरा हम जानेंगे वेज रेट इंडेक्स के बारे में। इसका बेस ईयर चेंज किया गया है। पहले इसका बेस ईयर 1963 और 65 की सीरीज़ के साथ था, अब इसे 2016 की सीरीज़ के साथ लाया गया है। देखेंगे इसमें और क्या क्या चेंजेस आए हैं। थर्ड, पीएसी के बारे में हम बात करेंगे। पब्लिक अकाउंट कमेटी वगैरह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के भी लिहाज से और मेंस राइटिंग के लिहाज से भी। फोर्थ, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ गवर्नमेंट स्कीम दैट इज कला संस्कृति विकास योजना। क्या है इस योजना में, मैं आपको बताऊंगा। एंड द फिफ्थ, अमेंडमेंट टू द प्रियम्बल, कि क्या हम जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है या जो उद्देशिका है, प्रस्तावना है, क्या हम उसे संशोधित कर सकते हैं। एंड फाइनली द सफल रिपोर्ट, किसने इसे लॉन्च किया, यानी कि कहाँ पे इसको डेवलप किया गया है, उस पर हम बात करेंगे क्या है इस सफल रिपोर्ट के अंदर में। एंड देन एमसीक्यूज फॉर द प्रैक्टिस। क्लियर। चलिए, ये सारी चीज़ें आप मेरे साथ कवर अप करने वाले हैं इस सेशन में। टारगेट होगा इस वीक का फिर से 20 क्वेश्चंस का। पिछले वीक 18 थे, आज 2 करा के पिछले वीक का भी कंप्लीट मैं कर दूंगा। तो आज कुल मिला के हमारे पास 4 to 5 एमसीक्यूज जो है वो रहने वाले हैं। चलिए, सबसे पहली स्टोरी पे जो हम बात करेंगे दैट इज़ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस अमेंडमेंट बिल। तो ये वो दृश्य है जब ये बिल मतलब बोला जा रहा था संसद में, तब का ये मतलब ये पिक है। तो हाल फिलहाल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है एक जजेस अमेंडमेंट बिल आया है रिलेटेड टू सैलरीज एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज, लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया। इस बिल में क्या है कि ये जो एक पुराना कानून है हाई कोर्ट जजेस सैलरीज एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज एक्ट 1954, इसको अमेंडमेंट कर, इसको मतलब संशोधित करना चाह एंड ऑल्सो रिलेटेड टू द 1958 एक्ट ऑल्सो। तो इसको जो वो अमेंड करना चाह रहे हैं, तो बेसिकली करना क्या चाह रहे हैं इस बिल के तहत, तो है क्या कि जब भी कोई जजेस, ये बेसिकली रिलेटेड है जो भी रिटायर्ड जजेस हैं उनके पेंशन को लेके, कि एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन या उनकी फैमिली पेंशन जो है एक सर्टेन एज पे जब वो आते हैं तो उन्हें मिलती है। तो अब है क्या, जैसे मान लीजिए कि कोर्ट ने निर्धारित किया कि 80 साल जैसे ही कोई रिटायर्ड जज हो जाएंगे तो उनके पास एक एडिशनल पेंशन दी जाएगी। तो अब होता क्या था पहले कि जैसे ही 79 ईयर्स वो कंप्लीट करते थे और 80 में जब आ जाते थे तो फर्स्ट डे से उनकी पेंशन चालू हो जाती थी। गवर्नमेंट का ये यहाँ पे कहना है कि आप इसे फर्स्ट डे से काउंट मत कीजिए, आप इसे तब काउंट कीजिए जब ये 80 कंप्लीट कर ले, व्हेन दे कंप्लीट अ सर्टेन एज, तब आप उसको फिर जो है एडिशनल पेंशन आप दे सकते हैं। कुछ एज जो है वो निर्धारित की गई है, जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 80 ईयर्स, 85 ईयर्स, 90 ईयर्स, 95 ईयर्स, 100 ईयर्स। ये सारे वो एजेस हैं जिसपे एक एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन एक रिटायर्ड जज को दिया जाता है। और वो रिटायर्ड जज कहाँ से होते हैं, या तो हाई कोर्ट के होंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट। क्लियर है कि बिल में मतलब क्या लाया गया है। इस जो कन्फ्यूजन है कि 79 से ही जैसे वो 80 में लग गए ना, तभी उन्हें पेंशन मिल जाती थी, सरकार कह रही कि नहीं इस तरफ से मत दो, जब 80 कंप्लीट हो जाए तो इस तरफ से आपको देना पड़ेगा। राइट। तो ये बात इसमें कही गई है इस बिल के अंदर में। दूसरे जो हमारी स्टोरी है दैट इज़ वेज रेट इंडेक्स, WRI। तो गवर्नमेंट ने इसका बेस ईयर क्या किया है, रिवाइज किया है। तो सबसे पहली बात तो आपको ध्यान रखना है, बेस ईयर क्या है, 2016 है। पहले कितना था, 1963 to 65 का बेस ईयर था। अब इसमें ये जो वेज रेट इंडेक्स है, तो इसका क्या मतलब, क्या होता है, मतलब ये होता है कि ये एक पीरियड ऑफ टाइम, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में ये दिखाता है कि किसी इंडस्ट्री के अंदर में कितने वेज रेट्स जो हैं वो चेंज होते जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंडस्ट्री बेकार है या उस इंडस्ट्री में कम तनख्वाह मिलती है, इस इंडस्ट्री में ज़्यादा तनख्वाह मिलती है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक। इसने मतलब कौन सी मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व है, तो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो है वो इसमें इन्वॉल्व है। उन्होंने इसका बेस ईयर चेंज किया है। कंपाइल्ड एंड मेंटेन्ड बाय लेबर ब्यूरो एंड अटैच्ड ऑफिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। कोई मिनिस्ट्री वगैरह का नाम ध्यान रखना है। अब ये बेस ईयर किसके रिकमेंडेशंस पे चेंज किया गया, तो ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसका हेडक्वार्टर आप लोग बताइए कमेंट में कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन दोनों ने ही रिकमेंड किया था कि भैया देखो, वेज रेट इंडेक्स का जो है आप बेस ईयर चेंज करो, बहुत पुराना लेके आप चल रहे हो। अब जो नया सीरीज आया है उसमें 37 इंडस्ट्रीज को कवर अप किया गया है, 16 नए जोड़े गए हैं। इसमें टेक्सटाइल गारमेंट्स हो गया, फुटवेयर हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इन सबको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर में ऐड किया गया है। वहीं पे अगर आप देखेंगे तो ऑयल माइनिंग जो इंडस्ट्री थी उनको मीका माइंस माइका माइंस इंडस्ट्री के बास्केट में इंट्रोड्यूस किया गया है। साथ ही साथ माइनिंग सेक्टर को भी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन दी गई है। अब इसमें जो टॉप 5 इंडस्ट्रीज़ हैं
मोटर व्हीकल्स, कोल माइंस, टेक्सटाइल गारमेंट्स, आयरन एंड स्टील, कॉटन टेक्सटाइल्स, ये सब कितना वेटेज दे रहे हैं? 46%। तो यही टॉप 5 मिलके दे देते हैं। मोटर व्हीकल्स, कोल माइंस, ये सब ध्यान रखना है आपको, ठीक। अब इसमें आप देखेंगे तो हाईएस्ट वेज रेट इंडेक्स किसका है? तो ड्रग्स और मेडिसिन का है, फॉलोड बाय शुगर, मोटरसाइकिल्स, जूट, टेक्सटाइल्स एंड टी प्लांटेशन। और लोएस्ट पे अगर आप बात करेंगे तो रबर प्लांटेशन का है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, ये जो हाईएस्ट और लोएस्ट वेज रेट इंडेक्स मैं बता रहा हूँ, WRI बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि रबर एंड प्लांटेशन सेक्टर में या उस इंडस्ट्री में आपको तनख्वाह कम मिलेगी। ये इस चीज़ से बिल्कुल भी ताल्लुक नहीं रखता, ठीक। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कौन हाईएस्ट है कौन लोएस्ट है, इसको आराम से थोड़ा देख लीजिएगा आप। और ये वो मीटिंग चल रही थी एक्सपर्ट्स ग्रुप की, जिसमें ये पूरी बातचीत हो रही थी। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है, माइनिंग है, प्लांटेशन है, वगैरह वगैरह करके यहाँ पे कुछ सैम्पल यूनिट्स निकाले गए। क्लियर? चलिए अगली अपनी स्टोरी पे आते हैं, दैट इज पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी क्यों चर्चा में आई? क्योंकि इनके 100 वर्ष जो है वो पूरे हो गए हैं, तो इनकी ये लोग वर्षगांठ मना रहे हैं, आयोजन वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। पीएसी क्या है? पीएसी एक फाइनेंशियल पार्लियामेंट्री कमेटी है। तो संसदीय की जो कमेटी है उसमें बेसिकली दो मेन होती है, स्टैंडिंग और एडहॉक। एडहॉक के अंदर एक आती है फाइनेंशियल, फाइनेंशियल के अंदर आती है पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, फिर उसके अंदर आता है एस्टीमेट कमेटी, फिर उसके अंदर आता है कमेटी ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ठीक है। तो ये तीन फाइनेंशियल कमेटी के तहत में आते हैं। अब पार्लियामेंट्री कमेटी जो होती है वो अपनी अथॉरिटी किस आर्टिकल से निकालती है? तो अनुच्छेद 105, जिसमें पार्लियामेंट मेंबर्स को कुछ प्रिविलेजेस दिए गए हैं। साथ ही साथ अनुच्छेद 118, जिसमें पार्लियामेंट को यह अथॉरिटी दी गई है कि वो कोई भी प्रोसीजर या कंडक्ट ऑफ बिजनेस के रिगार्डिंग रूल्स रेगुलेशंस वगैरह बना सकते हैं। अब पब्लिक अकाउंट कमेटी का मेन रूल क्या होता है? तो सबसे पहले इसे 1921 में इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द जीओआई एक्ट 1919, जिसे मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स भी कहा जाता है, ठीक है। द चेयरमैन ऑफ द कमिटी इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो इसके जो चेयरमैन होंगे उसे कौन नियुक्त करेंगे? ये सब सवाल पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना है आपको। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स। तो इसके चेयरमैन कौन नियुक्त होते हैं कमेटी के? स्पीकर ऑफ लोकसभा उसे नियुक्त करते हैं। इसमें 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से होते हैं। पेपर में सवाल कैसे पूछेंगे कि पीएसी कमेटी हैव द मेंबर फ्रॉम लोकसभा ओनली, तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा दोनों से इनके होते हैं। इनका टर्म कितने का होता है? 1 ईयर का इनका टर्म होता है। ये सब आपको ध्यान रखना है। और ये भी नोट करना है कि ये जो कमेटी है ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है। इसके जो भी डिसीजंस ये बनाएगी वो एडवाइजरी होंगे नेचर में, बाइंडिंग नहीं होंगे कि मानने ही पड़ेंगे। वो सलाहकार के तौर पे आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं इन नेचर, राइट। तो दिस इज द पब्लिक अकाउंट कमेटी। बाकी सारी जानकारी जो आपके स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स में जो आप लोग पढ़ रहे हैं, जैसे लक्ष्मीकांत, डीडी बसु हो गया, वहाँ से आप थोड़ा सा पढ़ के और इसमें जा सकते हैं। तो यानी प्रिपेयर आपको करना पड़ेगा, क्योंकि 100 साल हुए हैं, तो मे भी शायद एग्जाम में आ सके। अब आप में से कई लोग कहेंगे कि सर पेपर में तो आ नहीं रहा। ऐसा ज़रूरी नहीं कि पेपर में नहीं आ रहा तो आगे भी नहीं आएगा। तो यूपीएससी बहुत बार चौंकाती है, तो इसलिए ध्यान रखें। तो तैयार करके ज़रूर जाए पीएससी को। नेक्स्ट है हमारे पास कला संस्कृति विकास योजना। बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसको, यानी कि जो हमारा कला संस्कृति मंत्रालय है, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। इस स्कीम के तहत फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी, किसके लिए? फॉर बुद्धिस्ट कल्चर और टिबेटन कल्चर, जिसे आप कह सकते हैं। और ये सब किस योजना के तहत होगा? तो कला संस्कृति विकास योजना के तहत होगा। किस तरीके का ये स्कीम है? ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है दोस्तों। साथ ही साथ इस स्कीम्स के तहत और भी बहुत सारी चीज़ें, अनुदान, अप्रूवल वगैरह जो है इसमें देने की बात कही गई है। जैसे कि स्कीम फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर प्रमोटिंग आर्ट एंड कल्चर, स्कीम ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर क्रिएटिंग अ कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कीम फॉर सेफ गार्डिंग द इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज। 13 इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज है ना यूनेस्को की वो लिस्ट में, राइट। हाल फिलहाल कौन सा जुड़ा था ज़रूर बताइए, पीआईबी के सेशन में हमने डिस्कस कर रखा है। जो 13 इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया है रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को, उसमें हाल फिलहाल लेटेस्ट में कौन जुड़ा है, ये हमने पीआईबी में डिस्कस किया हुआ है। इंटेंजिबल ध्यान रखना है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, आईसीएच। तो कला संस्कृति विकास योजना में बस आपको ये ध्यान रखना है मंत्रालय कौन थे, किस तरीके का स्कीम है, और किस तरीके की कला को ये आगे बढ़ाने की बात कर रहा है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं अगली स्टोरी पे, अमेंडमेंट टू द प्रियम्बल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी हुआ क्या है कि संसद में इस बार एक प्राइवेट मेंबर ने, बेसिकली केरल के बीजेपी मिनिस्टर थे वो, तो केरल के बीजेपी एमपी थे, मिनिस्टर नहीं थे। तो जो एमपी थे उन्होंने एक तरीके का प्रस्ताव रखा कि हमें जो है प्रियम्बल को क्या करना चाहिए, अमेंड करना चाहिए, उसे संशोधित करना चाहिए, राइट। तो बहुत ही चौंका देने वाली ये बात थी, क्योंकि वो ये चाह रहे थे कि जो इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी है उसे चेंज करके इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी टू बी बॉर्न, टू बी फेड, टू बी एजुकेटेड, टू गेट अ जॉब एंड टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी, ये किया जाए।
राइट। अब प्राइवेट मेंबर को इससे पहले समझना जरूरी होता है। देखिए संसद में क्या है कि कोई भी मेंबर जो है वो मिनिस्टर अगर नहीं है तो उसे हम बोलेंगे प्राइवेट मेंबर, जो मिनिस्टर नहीं है, ठीक। अब जो मिनिस्टर रिलीज करते हैं तो उसे बोलते हैं पब्लिक बिल्स या गवर्नमेंट बिल्स आप कह लीजिए, वो किसी भी दिन पे जो है वो इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। प्राइवेट बिल्स जो होंगे वो हमेशा और हमेशा फ्राइडे को इंट्रोड्यूस किए जाएंगे और उसी दिन ही वो डिस्कस किए जाएंगे। साथ ही साथ अगर दोनों सदनों ने इस बिल को रिजेक्ट कर दिया, प्राइवेट मेंबर बिल को, तो उससे पार्लियामेंट्री कॉन्फिडेंस पे, मतलब जो सरकार की जो जो सरकार अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन करके रखती है वो खो नहीं पाएगी। मतलब उनको रिजाइन वगैरह नहीं करना पड़ेगा अगर ये बिल दोनों ही हाउसेस रिजेक्ट कर देते, राइट। पिछली बार जो प्राइवेट मेंबर बिल इस तरीके का पास हुआ था वो 1970 में पास हुआ था। हाल फिलहाल तकरीबन ऐसे 14 प्राइवेट मेंबर्स बिल पास किए, इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जिसके तहत 5 जो है वो पास भी किए जा चुके हैं, जिसपे कानून बन चुका है। लेकिन वो बहुत पुराने टाइम में होता था, 1954, 1958, 1967 उस समय पे की ये बात थी। हाल फिलहाल तो अब ऐसा देखा नहीं जा रहा है। The purpose of the private members bills is to draw the government attention to what individuals MPs see as issues and gaps in the existing legal framework. तो ये शक्तियां दी की हुई हैं कि प्राइवेट मेंबर बिल अगर यूज नहीं हो रहा पास तो इसको हटा दो। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते ना, क्योंकि कोई अगर एक इंडिविजुअल किसी एक मैटर ऑफ इंपॉर्टेंस पे ध्यान देना चाह रहा है तो उसको भी सुनना जरूरी हो जाता है। एंड दैट इज द मेन क्रक्स ऑफ द डेमोक्रेसी, द डेफिनेशन ऑफ द डेमोक्रेसी, राइट। अब इन्होंने जो बिल निकाला वो निकाला अमेंडमेंट टू द प्रियम्बल। तो अब यहाँ से कुछ सवाल खड़े उठते हैं कि क्या हम प्रियम्बल यानी कि जो हमारी उद्देशिका है, क्या हम उसे संशोधित कर सकते हैं? द आंसर इज यस, कर सकते हैं, विदाउट वायलेटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। एक बार अमेंड किया भी जा चुका है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता था। उस वक्त इसमें 3 वर्ड जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। और आप देखेंगे कि 1991 में जब गवर्नमेंट ने एलपीजी रिफॉर्म्स किए थे तो बहुत सारे ऐसे पटिशन्स आए थे कोर्ट के पास जिसमें बोला गया था कि देखो अब तो प्राइवेटाइजेशन हो गया, तो सोशलिज्म, ये जो सोशलिस्ट वर्ड है इसका तो कोई मतलब रह नहीं गया, इसको हटा देते हैं। तो फिर कोर्ट ने बोला था बम्बई केस के अंदर में कि आप हटा कुछ नहीं सकते हैं प्रियम्बल से, यू कैन नॉट डिलीट एनीथिंग, यू मस्ट बी एड समथिंग टू इट, दैट इज कॉल्ड अमेंडमेंट, विदाउट वायलेटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन। और यहाँ पे जो सोशलिज्म है, जो सोशलिस्ट वर्ड हमने यहाँ जो इस्तेमाल कर रखा है, ये जो मार्क्स का सोशलिज्म है या जो गांधी गांधी जी का सोशलिज्म है, उन दोनों को ही फॉलो नहीं करता, दोनों का ब्लेंडिंग फॉलो करता है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म पे ये बात करता है, मिक्स्ड इकोनॉमी पे बात करता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर ये बात करता है। दैट्स वाई उस वक्त ये केस जो है वो पटिशन सारे खारिज कर दिए गए थे, राइट। तो ये कुछ कुछ जानकारी है जो आपको ध्यान रखना है। एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा फैक्ट और बता देता हूँ। 1960 का बेरूबारी केस था जिसमें कोर्ट ने यह फैसला दिया कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बाद में फिर जो केशवानंद भारती केस था 1973, उसमें यह फैसला आया, हिस्टोरिकल जजमेंट आया कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज इट कैन बी अमेंड unless it violates the basic structure doctrine of the constitution। तो ये सारी बातें इसमें कही गई थी। प्रेम्बल पे एक अच्छा सा लेक्चर भी हमने आपके लिए बना के रखा हुआ है, आप प्लेलिस्ट पे जाके चेक करेंगे, आपको मिल जाएगा। बहुत बढ़िया लेक्चर है प्रेम्बल के ऊपर, वो सारे कीवर्ड्स उसमें हमने समझाए हुए हैं। तो यहाँ पर हम ज़्यादा आज टाइम हम इसको देंगे नहीं क्योंकि समय की भी भारी कमी है और ये सब उतना मतलब दीज आर वेरी स्टैंडर्ड थिंग्स। तो आई होप कि आपको ये सब चीज़ें पहले से मालूम होगी कि ये यहाँ पे हर एक वर्ड का क्या मतलब निकल के आता है, राइट। ये सारे वर्ड्स का क्या मतलब है, फ्रेटर्निटी के कितने डायमेंशंस है, इक्वलिटी के कितने डायमेंशंस है। तो बेसिकली जो केरल के जो बीजेपी के एमपी थे वो इस चीज़ को चेंज करना चाहते, और ये कौन है ये आप लोग मुझे बताएंगे कि हु इज़ दिस पर्सन, राइट, कौन है ये इंसान, राइट। चलिए फाइनल स्टोरी पे आते हैं दैट इज सफल रिपोर्ट। तो सफल रिपोर्ट जो है क्या है, शिप एक्विजिशन फाइनेंसिंग एंड लीजिंग। ये रिपोर्ट जो है अभी फिलहाल सबमिट की गई है। किसको सबमिट की गई है? IFSCA को की गई है। तो बेसिक मैं क्रक्स बता देता हूँ। इस रिपोर्ट के अंदर ये बात की गई है कि भारत की जो शिपिंग इंडस्ट्री है उसको बेहतर करना है, उसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे लेके आना है इस तरीके से कि हमारे जो शिपिंग चीज़ें हैं, जो शिपिंग प्रोडक्ट्स हैं, शिपिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, वो कॉम्पिटिटिव हो सकें। इसके लिए भारत के पास एक मेरिट इंडिया विजन 2030 करके एक ब्लूप्रिंट रोड अहेड भी है, जो खुद प्राइम मिनिस्टर ने ही रिलीज़ किया था नवंबर 2020 में, जब वो मैरीटाइम इंडिया समिट में, राइट। अब इसमें ये बताया गया है रिपोर्ट के अंदर में कि 95% जो भारत जो गुड्स ट्रेड करता है बाय वॉल्यूम एंड 70% बाय वैल्यू, ये सारे के सारे मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट से होते हैं। दैट्स वाई इट इज़ नेसेसरी टू बूस्ट द शिपिंग इंडस्ट्रीज। कुछ और एडिशनल इनपुट्स मैं आपको दे देता हूँ। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है IFSCA,
इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी, ये वही है जो गिफ्ट सिटी वगैरह जो हमने पढ़ा हुआ है पहले से, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टैक्स सिटी, वो इसी के तहत ही मतलब जो है सेटअप किया जा रहा है। साथ ही साथ हेडक्वार्टर कहाँ है इनका, इनका हेडक्वार्टर है गांधीनगर गुजरात। क्लियर? तो ये बस आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी बॉडी इसमें इन्वॉल्व है और क्या क्या ये कहना चाह रहा है। दैट्स इट, इसमें आपका काम बन जाएगा। आगे बात करते हैं एमसीक्यूज पे। पिछले वीक में दोस्तों 18 एमसीक्यूज हम कर चुके थे, तो 2 बाकी थे, वो 2 मैं आज आपको कंप्लीट करा देता हूँ। तो ये थे हमारे मतलब, ये हमने पिछले सेशन जो आपने मेरे साथ किया होगा उसमें मैंने ये सवाल आपसे पूछे थे। पहला सवाल था कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस पे। इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय लंदन डिक्लेरेशन इन 1949, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, एंड क्वीन एलिजाबेथ सेकंड इज आल्सो द हेड ऑफ द कॉमनवेल्थ, तो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू, सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। 17th जो मैंने आपसे पूछा था उसमें 2 स्टेटमेंट थे। रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग प्रोग्राम आरपीएल इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, right? NSDC is a public-private partnership working under the aegis of Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. This is also right. So again, both the statements are true here. और फिर तीसरा सवाल मैंने आपसे लिथियम ट्रायंगल पे पूछा था कि लिथियम ट्रायंगल में कौन कौन से देश आते हैं, तो 3 देश आते हैं बेसिकली, चिली, अर्जेंटीना एंड बोलिविया। तो ये 3 देश होते हैं, तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। वीक 3 के जो एमसीक्यूज हैं वो मैं आपसे अभी पूछ लेता हूँ, उससे पहले वीक 2 के 2 हम कंप्लीट कर लेते हैं। पीएम मित्र पार्क अभी हाल फिलहाल न्यूज़ में था, ये किस चीज़ से रिलेटेड है? 4 ऑप्शन है आपके पास, बताइएगा मुझे। 20th, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नागालैंड डज नॉट शेयर बॉर्डर्स विद त्रिपुरा, क्या ये सही है? गारोज आर द लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ नागालैंड, क्या ये सही है? कौन सा स्टेटमेंट सही है? वीक 3 के जो एमसीक्यूज है उस पर हम बात कर लेते हैं। कंसीडर द कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट, ये जो वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट जो मैंने आपको करवाया था उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि क्या ये रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कंपाइल करता है? तेल अवीव इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी टू लिव इन, और अहमदाबाद क्या टॉप 10 चीपेस्ट यानी कि सबसे सस्ते शहर में लिस्ट अप किया गया है? इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही होंगे ज़रूर बताइएगा। दूसरा सवाल, फिएट करेंसी हैज़ बीन रिसेंटली इन द न्यूज़, फिएट करेंसी इकोनॉमी से सवाल है ये, इसका क्या मतलब है? फिएट करेंसी क्या होता है, इसका क्या मतलब? फिएट करेंसी किस चीज़ से रिलेटेड है? फॉरेक्स रिजर्व्स विद आईएमएफ, एसटीआर विद आईएमएफ, कमोडिटी मनी, या फिर इसकी कोई इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं होती? राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी ट्रू फॉर द फिएट करेंसी? पीटी के सब्सक्रिप्शन कोर्सेज ऑन है दोस्तों, एनरिच कंटेंट है, रेगुलर स्टडी है, आइए खुद को एनरोल कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। लेवल 1 लेवल 2, साथ ही साथ यूपीएससी की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं, सेल्फ प्रेप कोर्सेज हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे लिंक वगैरह है। टीम लगातार मेहनत कर रही है, सिविल तपस्या पोर्टल है आपके लिए, जाइए एक्सप्लोर कीजिए, बहुत सारे आर्टिकल्स वहाँ पे लिखे गए हैं, लिखे जा रहे हैं, आप ही के लिए हैं। द मोर यू गो द मोर यू एक्सप्लोर देयर, राइट। हम मिलेंगे अगले सेक्शन में, टिल देन नमस्ते, जय हिंद।